नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद है आप अब तक बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और पिछली 4 क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम में, जो कि आपके सामने है, कि परिमेय अपरिमेय संख्या, सम विषम अभाज्य संख्या है। फिर हमने देखा था कि दशमलव प्रसार करना, दशमलव प्रसार में किस तरीके से होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। फिर हमने देखा घातांक के नियम। घातांक के नियम किस तरीके से, जैसे कि ए की पावर एम और ए की पावर एन है, उनको किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ की क्वेश्चंस। और आखिर में हमने देखा इकाई के अंक ज्ञात करना और शून्य के अंक ज्ञात करना। इस तरीके से आपने जब यहाँ पे इतने सारे जो टाइप्स देखे, ये नंबर सिस्टम के टाइप है। इसमें से आपके सिलेबस में केवल ये परिमेय अपरिमेय और दशमलव प्रसार, ये कुछ चीज़ें दी हुई थी, लेकिन आगे इनके साथ में ये चीज़ें जुड़ी हुई होती है। कैसे कि घातांक का नियम, एलसीएम, एचसीएफ और ये सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हुई होती है। और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना और परिमेय अपरिमेय का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन अब तक ज़्यादातर जो पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड में, वो ज़्यादातर इकाई का अंक ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये परिमेय अपरिमेय। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसके भी क्वेश्चन आपके पास में पूछे जा रहे हैं। वैसे तो सिलेबस में देखा जाए तो कहीं पे भी वो फिट नहीं बैठेगा, लेकिन उसको नंबर सिस्टम के साथ में मान सकते हैं। और वो टॉपिक आपके बचे हुआ है औसत। औसत देखा जाए तो एक अलग टॉपिक होता है, पर फिर भी नंबर सिस्टम के साथ में आप थोड़ा बहुत औसत पढ़ सकते हैं, जिसके साथ में आपको ये पता लग जाएगा कि इसका नंबर सिस्टम में कैसे उपयोग करना है। एक आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमने सांख्यिकी पढ़ी थी, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत औसत के जैसे ही क्वेश्चन आए थे, और इसी उसी तरीके से नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो हम 10 से 15 मिनट थोड़ा सा औसत को देख लेते हैं। उसके आधार पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में औसत के कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको पढ़ना भी आपके लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आप। औसत। औसत कैसे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। पॉइंट पे आऊंगा सीधे कि औसत में आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ध्यान रखना है। कौन सा? औसत का फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप पूरा चैप्टर इसमें कर सकते हैं। कैसे कि जैसे हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल है कि 5 संख्याएं क्रमशः 15, 25, 40, 20, 50 इस तरीके से है, तो उनका औसत क्या होगा। हमने देखा कि 5 संख्याएं हैं, पांचों का औसत क्या होगा, संख्याएं में दी हुई है ये। ठीक है, 15, 15, 25, 40, 20 और 50 इस तरीके से जब हमारे पास 5 संख्या दी हुई है, तो इनका औसत क्या होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग करना है। 15, 25, 40, 20 और 50, इन पांचों को जोड़ के, और आपको ये 5 संख्याएं टोटल 5 है, इसलिए हमें टोटल 5 का भाग दे देना है। अब इनको जोड़ेंगे, 50, 70, 110, 150। 150 में 5 का भाग दिया और ये आ गया 30, यानी कि इनका औसत होगा 30। सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन आ जाएगा कि 10 संख्याओं का औसत 18 है। 10 संख्याओं का औसत आपके पास 18 है, तो प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। हमारे पास बोला गया कि 10 संख्याओं का औसत है। संख्याओं की संख्या कितनी हुई टोटल, 10। 10 संख्याओं का औसत औसत दिया गया है हमारे पास में 18। तो इसका मतलब संख्याएं अलग अलग से हमें हमारे पास पता नहीं है कि वो संख्याएं क्या थी, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे संख्याओं का योग। योग हमें पता नहीं है, तो संख्याओं का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और टोटल कितना है 18। अब संख्याओं का योग हमारे पास क्या होगा, वज्र गुणा से हम इसको नीचे 10 को इधर आके गुणा कर देंगे, तो योग हमारे पास क्या आ जाएगा 18 इंटू 10, यानी कि 180। ये तो हमारे पास में आ गया संख्याओं का योग। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाती है। कि ठीक है, हम हमारे पास 10 संख्या थी, 10 संख्या में सब में 4 की वृद्धि कर दी। 10 में 4 की वृद्धि करती है, तो 10 इंटू 4 बराबर, यानी कि टोटल में हमारे पास 40 की वृद्धि हो गई। तो अब टोटल कितना हुआ योग, अब कितना हुआ नया नया योग हुआ हमारे पास में। पहले 180 आ रहा था योग, सारी राशियों का योग, और अब हमारे पास सब में 4 की वृद्धि करने के बाद में 180 प्लस 40 बराबर 220, ये नया योग हुआ। संख्याएं टोटल कितनी थी, पहले भी 10 थी और अब भी कितनी है, 10 है। तो अब औसत क्या हो जाएगा, औसत निकालेंगे कैसे, राशियों का योग आपको पता है
कि अब 220 हो गया राशियों का योग, और राशियों की संख्या आपको पता है 10 थी, 10 ही है, तो 10 में वही एक जीरो से एक जीरो गई और आपके पास में औसत आ गया 22। ये तो हो गया थोड़ा लंबा तरीका। क्या किया आपने, पुराना पुराना योग ज्ञात किया कि संख्याओं का योग था, संख्याओं का योग आपको पता नहीं था, संख्याओं का औसत पता था कि 18 है, संख्याएं 10 है, तो योग हमारे पास में कुल होना चाहिए 180। अब नया क्या है, वो बोल रहा है सब में 4 की वृद्धि कर दी। मान लो वो संख्याएं थी 15, 19, 33, 45, इस तरीके से कुछ संख्याएं थी, सब में आप 4 की वृद्धि कर दोगे, सब में 4 4 की, जैसे 15 से ही हो गया 19, 19 से ही हो गया 23, 33 से ही हो गया 37, 45 से ही हो गया 49, इस तरीके से सब में आप 4 की वृद्धि कर दोगे, तब जाकर के वो जो संख्याएं आएगी उनका नया योग सब में आपके पास में 40 और ऐड हो जाएगा। 40 और ऐड हुआ तो 40 जुड़ने के बाद में अब नया औसत, नया जो योग आया वो हुआ 220, और औसत जब हम निकालेंगे तो वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और हमारे पास में आ गया 22। तो ये तो हो गया आपके पास में लॉन्ग मेथड। ठीक है, इसको ही अगर हम शॉर्ट मेथड से हम देखें, तो मेथड से देखें तो सेकंड टाइप क्या हुआ कि यदि आपको दिया गया कि 10 संख्याओं का औसत है 18, सीधे सीधे 10 संख्याओं का औसत है आपके पास में 18, और आपसे पूछा है कि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया गया, पूरी 10 की 10 संख्याओं में 4 बढ़ा दिया गया, सब में अगर 4 बढ़ा रहे, पहले था औसत 18 और सब में अगर आप 4 बढ़ा रहे हो तो इसमें औसत में भी आपके पास में सीधे सीधे 4 ऐड हो जाएगा, और ये आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 22। आपको दिया जाए कि 20 संख्याओं का औसत है 15, मान लो आपको दिया जाए कि 20 संख्याओं का औसत क्या है 15 है, सभी 20 संख्याओं में आपके पास में 2 बढ़ा दिया गया, सभी संख्याओं में आपके पास में 2 बढ़ा दिया गया, तो औसत में भी आपके पास में 2 बढ़ जाएगा और आ जाएगा 17। इस सीधे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक सीधा सा कंसेप्ट है, सारी संख्याओं में जो संख्या बढ़ रही है, सारी की सारी संख्याओं में आपने 4 बढ़ाया, तो इसका मतलब पूरे औसत में भी ओवरऑल भी आपके पास में 4 बढ़ जाएगा, और आप सीधे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके पास में दूसरी तरीके कंसेप्ट हो गया। निकालना वही है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, फॉर्मूला वही काम आएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको दिया गया 5 संख्याओं का औसत है 25, 5 संख्याओं का औसत है 25, और यदि उनमें से 2 संख्याएं आपको दी गई है कि 2 संख्याएं आपके पास में 35 और 30, क्लियरिटी मुझे पता है थोड़ी कम दिख रही होगी, पर आप बस केवल इस क्वेश्चन पे और थोड़ा सा ध्यान दे लें, उसके बाद में फिर आपके पास में आगे सारी क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी। ये लो, ये आपके आगे क्वेश्चन, और दोबारा बताते हैं कि 5 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 25, उनमें से 2 संख्याएं आपको पता है कि 35 और 30 है, इनको हटा दिया जाए, तो अब पूछा गया है कि अब आपके पास में नया औसत क्या होगा, कि नया औसत क्या होगा। आपको पता है कि 5 संख्याएं, मान लो कुछ भी 5 संख्या हो गई A B C D E, ये 5 संख्या है, इसमें जब आप 5 का भाग दोगे तब आपके पास औसत आ रहा है 25। जब 2 संख्याएं हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब आपको पता है कि पहले तो 5 संख्याओं का योग क्या हुआ कि 5 को आप इससे गुणा करोगे, 5 × 25 आपके पास आ गया, योग आ रहा है आपके पास में 125। आपको पता है कि पांचों संख्याओं का योग है 125। अब आपने 2 संख्याएं इसमें से हटा दी, 125 में से आपने एक संख्या तो हटा दी जिसका मान है 35, और एक और संख्या हटा दी जिसका मान है आपके पास 30। अब आपके पास में जो 3 संख्याएं बची, उन 3 संख्याओं का योग, अब क्या बचा, नया, नया किसका, 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का योग आपके पास में बचा 125 में से 35 और 30 घटा देंगे, आपके पास बचेगा 60। ठीक है, नया जो योग बचा है, राशियों का योग है आपके पास 60, और राशियां कितनी बची है 3, तो आपके पास में नया औसत, नया औसत कैसे निकालेंगे कि 3 संख्याएं आपके पास में, तीनों का योग है 60, संख्याएं टोटल है 3, और आपके पास में औसत आ गया 3/60 20। सीधे से आपको क्या करना है कि 5 संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ था, तो मान लिया 5 संख्या, कोई सी भी 5 संख्या है, उनका औसत है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत आ गया आपके पास 25। अब आपके पास में पता लग गया कि आपको उन 5 संख्याओं का योग कितना आएगा, 5 × 25 = 125। अब उसने बोला कि 2 संख्याएं 35 और 30 को हटा दिया गया, ये हमने भी 35 और 30 को हटा दिया, तो नया औसत क्या होगा, 35 और 30 को हटाने के बाद में आपके पास में 2 संख्याएं कम हो गई, अब आपके पास टोटल बची 3 संख्याएं, तो राशियों का योग आपके पास 60 बचा, 60/3, और ये आ गया 20। अब इसी तरीके के, इसी पैटर्न पे औसत पे आपके पास में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और मैं इसीलिए आपको ये औसत का थोड़ा सा टॉपिक बताया। चलते हैं पीछे क्या क्वेश्चन पूछे गए इनको देखते हैं। क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड 2022 में, ये अभी आया फर्स्ट ग्रेड 2022 में, जहाँ पे आप देखेंगे
कि एक कारखाने में 10 श्रमिकों को मिलते हैं कितने, 13.5 रुपये प्रतिदिन। 18 श्रमिकों को मिलते हैं 12 रुपये प्रतिदिन। 5 श्रमिकों को मिलते हैं 25 रुपये प्रतिदिन। 2 श्रमिकों को मिलते हैं 42 रुपये प्रतिदिन। तो इस प्रकार से कार्य पर रखा गया। अब एक श्रमिक की प्रतिदिन औसत मजदूरी क्या है। आप इस टाइप से अगर आप औसत पढ़ के नहीं जाओगे और आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे बड़ा सा, तो आप इसको देख के छोड़ दोगे, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अगर आपको औसत पता है तो गुणा करना है और भाग देना है। कैसे कि बोला इसने कि 10 श्रमिकों का औसत, 10 श्रमिकों को कितने मिलते हैं, 13.5 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। 10 श्रमिकों को 13.5 प्रतिदिन मिलते हैं। 18 श्रमिकों को मिलते हैं 12 रुपये प्रतिदिन। 5 को मिलते हैं 25 रुपये प्रतिदिन। और 42 को मिलते हैं, 2 को मिलते हैं 42 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, तो आपको पता लग गया वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से अगर आप योग निकालेंगे, वही योग बटा, जैसे कुल राशि कितनी है 10, ठीक है, कुल संख्या कितनी है, कुल लोग 10 लोग हैं और उनको मिल रहे कितने, 13.5 रुपये, यानी कि उनका औसत आ रहा है पहले से ही कि 13.5, 10 लोगों को 13.5 प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 को 13.5 से गुणा करेंगे। 10 को 13.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 135 रुपये। 10 को 13.5 से गुणा करेंगे 135। ऐसे आप 18 को 12 से गुणा करेंगे, ये आ गया 216। फिर आ गया आपके पास में 25 × 5 125, और इसी तरीके से आ गया आपके पास में 84। ये आपके पास में टोटल लोग, उनको किसको कितने मिल रहे हैं उनको अलग अलग आपने निकाल करके, और इनको आपको क्या करना है, सीधे जोड़ना है। ये आ गया आपके पास में 560 रुपये। और कुल लोग कितने लोग ये रहे आपके पास में, 18 और 2 20 30 35। अब आपको क्या पता लग गया कि टोटल 35 लोग हैं जिनको 560 रुपये मिल रहे हैं। तो सीधा सा आपके पास में क्या पूछा गया है कि औसत मजदूरी क्या है। औसत मजदूरी आपको निकालनी है, तो ये लो औसत निकालो, चाहे औसत मजदूरी निकालो, निकालना आपको वैसे ही है। कैसे, वही 560 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या 35, वही आप देंगे 7 से भाग दिया, 7 पंजे 35, 7 और 8 56, और 5 से दिया 16 85, ये आ गया सीधे 16 रुपये। कैसे किया, सीधी सी बात है, जब आपको दिया हुआ है 10 श्रमिक को 13.5 रुपये दे रहे हैं, 18 श्रमिक को 12 रुपये दे रहे हैं, 5 श्रमिक को 25 रुपये प्रतिदिन और 2 श्रमिक को 42 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं, तो उन श्रमिकों की किसी भी एक श्रमिक की औसत मजदूरी क्या है, तो आपको सारे श्रमिकों को जोड़ना है और उनको दिए हुए कुल धन को जोड़ना है। कुल राशि बटा कुल श्रमिक, वही औसत मजदूरी आ जाएगी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वो करेंगे कैसे, वही इनको गुणा करके। 1 मिनट का क्वेश्चन था और आपके पास में ये अभी अभी 2022 में पूछा गया है। तो इसका मतलब ये सिलेबस से थोड़ा सा बाहर जाके जरूर है, लेकिन ये आपके पास में नंबर सिस्टम में इसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए हल्का सा देख लेंगे। ज़्यादा भी नहीं है, कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला, पूरा एक फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये क्वेश्चन किया, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत है 99। 8 संख्या मान लो, 8 संख्याओं का औसत क्या है 99। संख्याओं का योग आपको पता नहीं है, वही बात आ गई कि योग आपको नहीं पता कि 8 राशियों का योग क्या है। तो 8 संख्या, टोटल संख्या है 8, राशियों का योग, उनका औसत आ रहा है आपके पास 99। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ही बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे द्वितीय सबसे बड़ी संख्या दोनों में 18 का अंतर है, सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है 87। शेष संख्याओं का औसत क्या मतलब कि अब जैसे शेष संख्या कितनी बची 6, दो संख्याओं को मान लो हटा दिया जाए, बड़ी और सेकंड बड़ी, दोनों को हटाने के बाद में 6 संख्याएं बची। अब 6 संख्याओं का योग आपके पास में, उनका औसत है 87। वही सेम कंसेप्ट, राशियों का योग, राशियों की संख्या आपके पास 6 बची और 6 संख्याओं का योग आपके पास में बचा 87। तो पहले तो कितना आ रहा था आपके पास में राशियों का योग, आप ये निकाल लो, इनको गुणा करोगे, वही 8 को 99 से गुणा करोगे और ये आपके पास में आ जाएगा योग। 8 संख्याओं का योग तो आपके पास आ रहा है कितना 792। ठीक है,
और इसी तरीके से आपके पास 6 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 6 संख्याओं का योग आ गया 522। ठीक है, अब अगर आपने इस तरीके से निकाला तो आपके पास में आ गया कि ये तो 8 संख्याओं का टोटल आ रहा था, और ये 2 संख्याओं को घटाने के बाद में, तो हम भी इसमें से 2 संख्या इनको दोनों को घटा देंगे। ये टोटल में से 8 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग हम घटा देंगे सबसे पहले, और ये घटाने पर हमारे पास में बचा, ये आया 270। इसने ये बोला है कि सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। पहली जो सबसे बड़ी संख्या है वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। आपको ये पता लग गया उन दोनों संख्याओं का टोटल, जो वो 2 संख्याएं जो हमने हटाई है, वो दोनों संख्याओं का टोटल आपके पास क्या है, 270। कैसे कि 8 संख्याओं का औसत 99, ये देखो 8 संख्याओं का औसत 99, तो तब संख्याओं का योग आ गया 792। फिर उसने बोला कि 2 संख्याओं को हटाने के बाद अब औसत है 87, 2 संख्याओं को हटा दिया हमने भी और उनका औसत आया 87, अब उनका योग आया 522। तो यहाँ जब फर्स्ट कंडीशन में से हमने सेकंड कंडीशन घटा दिया, तब हमारे पास में बचा उन 2 संख्याओं का मान। जब यहाँ 2 संख्याएं घटा दी ना, यहाँ 8 और यहाँ 6 बची, तो ये जो बाकी बची हुई 2 संख्याएं हैं उनका मान बचा 270। तो ये तो हमारे पास उनका मान आ गया कि संख्याएं कुछ भी हो लेकिन उनका मान है 270। अब हमारे पास एक लाइन और दी हुई है कि सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यानी कि मान लो पहली संख्या हमने मानी कि x, पहली संख्या हमने x मान ली, x y कुछ भी मान लो, तो दूसरी संख्या क्या है उससे 18 कम है, सीधी सी बात है। तो दूसरी क्या है उससे 18 कम, चाहे आप ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो कि एक संख्या 1 से तो दूसरी संख्या उससे 18 ज़्यादा है, किसी भी तरीके से मान लो। तो जैसे हमने माना कि एक संख्या 1 से तो दूसरी उससे 18 कम है, दूसरी वाली सेकंड वाली उससे 18 कम है, और दोनों का टोटल आपको पता है कि दोनों का टोटल आ रहा है 270। ये पहली संख्या प्लस ये दूसरी संख्या, इन दोनों का टोटल आपको दिया गया है सीधे सीधे 270। टोटल 270 दे दिया और पूछे क्या है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है, यानी कि हमसे पूछा है ये x का मान, कि x का मान क्या है। ठीक है, x का मान हमें निकालना है तो कर दो सोल्व। x और x कितने हो गए, 1x और 1x 2x, 2x माइनस 18 बराबर 270। अब ये 18 इधर से इधर चले जाएंगे तो 2x बराबर 270 प्लस 18, तो 2x बराबर आपके पास में हो गया, इसमें 18 जुड़ेंगे तो 288, फिर 2 इधर गुणा में इधर जाकर के भाग में जाएगा तो x बराबर 288 बटा 2, और ये आ गया आपके पास 144। x का मान 144 आ गया, और आपसे ये पूछा कि सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है, आ गया 144। स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में देखिए कि दोनों संख्याओं का अंतर आपके पास आया था 270। अब पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। ये सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। आप इसको 18 अधिक मान के चलते हैं तो भी ऐसा होता कि आप इसको मानते कि x प्लस 18, दूसरी को मानते फिर x, और बराबर आप मानते 270। फिर आपके पास में इसी तरीके से आता 2x बराबर ये आता कि 262, और x का मान आता है इस तरीके से 131। x का मान तो 131 आता, लेकिन यहाँ पे जो x माना है ये वाला x आया है, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या का मान आ गया 131, और आपसे पूछा है बड़ी, सबसे बड़ी, यानी कि 131 में आप वापस से 18 जोड़ते, 131 प्लस 18, और वापस आपके पास में वही 270 x प्लस 18, 18 अधिक है 62 नहीं 52, 52, और ये आ गया 126, क्या आ गया 126, और यहाँ पे 126 में से वापस से आप 18 जोड़ते और फिर आपके पास में वही 144 आ जाता। ये दूसरे तरीके से हो जाता। करना वही है, आपको 2 संख्या मानना है, x माइनस 18 दोनों का योग आपके पास दिया हुआ है 270, और आपसे इससे x का मान निकाल लेंगे 144। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट, हल्का सा कॉन्सेप्ट काम आया है औसत का। औसत आपको पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। सेम क्वेश्चन ये भी था, औसत आपको पता है तो आसानी से कर सकते हो, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, यानी कि औसत के क्वेश्चन आपके पास में पूछे जा रहे हैं लगातार। ये तो वो क्वेश्चन है जो प्योर औसत पे क्वेश्चन है। औसत से मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया था, जहाँ माध्य का बहुलक वाले चैप्टर में थोड़ा सा जहाँ औसत का उपयोग माध्य में आता है,
वहां भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन करा दिए गए हैं, पर वो माध्य वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ये प्योर औसत वाले क्वेश्चन है। इसलिए मैंने इनको नंबर सिस्टम में काम में लिया है, और इसीलिए आज ये नंबर सिस्टम की स्पेशल क्लास है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत है 74, यानी कि वही 12 छात्र है, उनके परीक्षण में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और उनका औसत कितना आ रहा है, प्राप्तांक 74। तो इस तरीके से आपके पास राशियों का योग क्या आ जाएगा, राशियों का योग आ गया आपके पास 12 इंटू 74, ये आ गया आपके पास 888। तो 12 संख्याओं का योग आपके पास आ गया 888। अब ये बोल रहा है कि उच्चतम प्राप्तांक आपके पास 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक, भाई सबसे कम मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ये पूछ रहा है न्यूनतम संभव मिनिमम कितना हो सकता है। तो मिनिमम उतना हो सकता है अगर आपके पास में सबके मैक्सिमम आ जाए। मान लो उच्चतम प्राप्तांक 79 है, 79 79 उच्चतम प्राप्तांक है, और पूछा है कि न्यूनतम संभव कितना हो सकता है। तो आप ये मान लो 12 में से 11 छात्रों के तो आ गए आपके पास है पूरे के पूरे 79। अगर 11 छात्रों के 79 आ गए, तो 12वां जो छात्र है, 12वें छात्र के बचे हुए जितने भी है 888 में से जो भी बच गए, जितने मार्क्स आपके पास में बच गए, बस उतने ही तो आएंगे। 888 में से इसको जो 11 इंटू 79, 11 छात्रों के तो आ गए 79 मैक्सिमम, पूरे 11 के 11 के मैक्सिमम आ गए। आप तो ये मान लो सबके पूरे 79 ही आ गए। तब जो बचा हुआ 12वां आदमी है, 12वें स्टूडेंट के बचे हुए नंबर आ जाएंगे, तो आप सीधे से इसको निकाल लेंगे। तो 11 इंटू 79, क्या 11 इंटू, हाँ 11 इंटू 79, और ये आ गया आपके पास में 859, 869। यहाँ आपके पास में पता है कि 12 छात्रों का योग है आपके पास 888, और 11 को अगर मैक्सिमम दे दिया जाए तो उनका टोटल आ जाएगा आपके पास में 869। तो आपको पता है कि 12वां जो छात्र है उसको सीधी सी बात है 888 में से 869 घटा दो, बचे हुए मार्क्स उसको मिल जाएंगे, और ये आ गया आपके पास 17। सॉरी 19, ये आ गया आपके पास में 19। कैसे कि आप 888 तो आपको टोटल 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत दिया है 74, यानी कि 12 छात्रों का औसत 74 दिया है, तब तो आ गया आपके पास 888। फिर आपको दिया गया है कि उच्चतम प्राप्तांक 79, आप मान लो कि 11 के 11 को ही उच्चतम मिल गए, सारे 11 को 79 मिल गए, तब टोटल आ गया ये। ठीक है, तो 12वां कितना है, 12वां स्टूडेंट है, उसको देने तो टोटल 888 है, 869 दिए जा चुके हैं, और बचे हुए क्या है, बचे हुए 19 है। तो 19 12वें स्टूडेंट को मिनिमम न्यूनतम संभव प्राप्तांक इसने पूछा है, तो मिनिमम सिर्फ घटाने का क्वेश्चन है इसके बाद में। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो औसत काम में आया है। औसत के बाद में आपको सीधा से सोच के करना है क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में ज़्यादातर क्वेश्चन माइंड से हो जाते हैं, आपको ज़्यादा फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, और आप मिनिमम इसमें करके, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा ये 19, ये लो 19। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी औसत का, और ये भी पूछा गया है 15/10/2022, ये देखो ये भी 2022 में पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है। इस तरीके से औसत के आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आपको औसत का एक फॉर्मूला, सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला याद करना है, और क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इनको कर दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पास रह गए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि कुछ संख्याएं 2/7, 3/13, 5/6, इनका सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का जब क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और आया हुआ भी है। अवरोही क्रम, आरोही क्रम पूछ लिया जाएगा कि सबसे मध्य में कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, सबसे पहली संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। जब इस तरीके से बटा वाली संख्याएं पूछी जाए, बटा वाली संख्या में बड़ा छोटा इस टाइप से मान निकाला जाए, तो इनको करने के सिमिलर तरीके आप सब देखेंगे। जैसे ये पूछा गया रीट लेवल 1 2021 में, कैसे कि संख्याओं को सही अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही का मतलब सबसे पहली बात तो आपको या तो 2/7, 3/13 और 5/6 सिंपल तरीका, या फिर सबसे आसान तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट तरीका तो कि आप इसमें इसका भाग दे दो, सीधी सी बात, जिसको भाग देना आता है, पॉइंट का जो भाग दे सकता है वो इसमें सीधे सीधे कर सकता है। कि पॉइंट का भाग देंगे आप, 7 का भाग 2 में देंगे, तो 7 14, और इस तरीके से जो भी संख्या आएगी, मान लो यहाँ पे कोई संख्या आई 25, और यहाँ पे कोई संख्या आई
0.254, तो आपको इसमें भी 3 का देना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो ये से आ गई। इस तरीके से आप भाग दे करके सबसे पहले इनमें आप सिमिलरिटी चेक कर लेंगे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, कौन सी की है। ये तो सबसे सिंपल आपको पता है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तरीका, लेकिन करना आपको याद रहेगा हमेशा कि करना क्या है कि भाग दे करके आपको सीधे सीधे देखना है। दूसरा तरीका क्या है, जब आपको अवरोही क्रम निकालना है तो इसमें काम आता है एलसीएम, और एलसीएम का मैंने आपको बताया था चैप्टर, एलसीएम इसीलिए बताया था क्योंकि एलसीएम काम आता है। या तो आप करो, ये सेकंड मेथड है, आप करो कैसे कि 2, 3, 5 तीनों का एलसीएम लो, 2, 3 और 5 का आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये आएगा आपके पास में 30। फिर 30 का एलसीएम लेकर के आप इसमें भाग दो 2 का, हर संख्या का। कैसे कि 2/7 इसका करना है, तो आप क्या करोगे 30 में भाग दोगे 2 का, फिर जो आया 15, उस 15 को आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करोगे। इस तरीके से आपके पास में तीनों संख्याओं के साथ में करोगे और तीनों संख्या इसमें बराबर हो जाएगी। ये इसमें सेकंड तरीका हो गया। और थर्ड तरीका इसके जैसा ही है, इसको भी ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, लंबा हो जाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं बचता, इसलिए आप इसको भी नहीं अपनाएंगे। इसके अलावा तीसरा तरीका है इसमें जो एलसीएम से मिलता जुलता है। सीधी से आपको बात क्या करनी है, तीनों को बराबर करना है। आप क्या करोगे, जो फर्स्ट संख्या है 2/7, इसको आप ये इंटू ये इससे गुणा कर दो ऊपर नीचे। कैसे, 5 दिए 15, 15 से आप ऊपर नीचे इसको गुणा कर दो। कोई भी संख्या है बटा वाली, उसको ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके पास आ जाएगा क्या 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। इसी तरीके से सेकंड संख्या है आपके पास 3/13। 3/13 को आपको क्या करना है, 3/13 वाली है तो बची हुई दोनों संख्या 2 और 5, इन दोनों से 5 दूनी 10, इससे आप गुणा कर दो। तो ऊपर नीचे जब आप 10 से गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 दिए 30 और 13 नहीं 130। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली तीसरी संख्या आपके पास 5/6। 5/6 संख्या को आपको इन दोनों से, इससे और इससे, इसकी गुणा से गुणा करना है। 3 दूनी 6, तो 6 से आपको ऊपर और 6 से आपको नीचे, ये 30 और ये 130। ये ऐसा इसलिए किया, वही एलसीएम वाला तरीका हो गया हमारे पास में। सीधी सी संख्या आ गई कि ऊपर आपके पास सब जगह 30 30 30, सब जगह ऊपर आपके पास 30 आ गए। आपको सिर्फ नीचे वाली संख्याएं देखनी है और आप सीधे से उसका अवरोही क्रम बता सकते हैं। नीचे वाली संख्या से देखनी है, आपको पता है कि ऊपर 30 है। अब 30 में जितनी बड़ी, नीचे जितनी बड़ी संख्या है भाग देने पे उनका मान उतना ही छोटा आएगा। मान लो 30 के नीचे आपके पास में 1 लाख है, इतनी बड़ी संख्या है। अगर आप इसका भाग दोगे तो आपके पास में पॉइंट के अंदर बहुत 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 छोटी संख्या आएगी, ये मान लो इतनी छोटी संख्या आएगी। और अगर आप ही मानो कि 30 के नीचे, 30 के नीचे आपके पास में 5 है, 5 है तो आपके पास में क्या आएगा 6, मतलब बड़ी संख्या आ गई। 30 के नीचे आपके पास ये मान लो 5 नहीं होकर के 30 के नीचे आपके पास 2 है। जितनी छोटी संख्या होती जा रही है उतना आपके पास में मान बढ़ाता जा रहा है। कोई भी संख्या अपोन में, बटे में, जितनी छोटी संख्या होगी मान आएगा उतना ही बड़ा, और जितनी बड़ी संख्या होगी मान आएगा उतना छोटा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, छोटी संख्या का आप भाग दोगे तो मान आएगा, भाग आप छोटी संख्या का दोगे तो मान आएगा आपके पास में बड़ा, और भाग अगर आप बड़ी संख्या का दोगे तो उसका जो मान आएगा वो आएगा आपके पास छोटा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, सीधी सी बात, तो आप इसमें सीधे देख के बता सकते हो कि भाग देने हम 30 के अंदर, 30 में सबसे बड़ी संख्या हम दे रहे हैं कि 130 का भाग, यानी कि ये हो जाएगी सबसे छोटी, ये हो गया सबसे छोटी। फिर आप देखो यहाँ पे 130 का भाग दे रहे हैं, ये है, ये है आपके पास 36, 6 या 130 का भाग दे रहे हैं, या 105 का भाग दे रहे हो, या 36 का, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी का भाग दे रहे हो तो ये आएगा आपके पास सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान आएगा तो ये मान आ जाएगा सबसे बड़ा, और ये वाला मान हो गया आपके पास में मध्य वाला। ठीक है, पूछा है आपसे क्या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछा तो आप इसको बहुत आसानी से जमा सकते हैं। कैसे, सबसे बड़ा अवरोही क्रम, पहली बात तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। सबसे पहले आपको अवरोही क्रम पता होना चाहिए, ये होता है बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम पता है बड़े से छोटा, बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मान आया आपके पास में इसका 5/6 का, 5/6 सबसे पहले नंबर पे आया। बीच वाला मान आया किसका, इसका, तो 2/7 आया आपके पास दूसरे नंबर पे। फिर आपके पास में है सबसे छोटी, सबसे छोटी यानी बड़े से छोटे की ओर चल रहे, तो ये आया आपके पास में तीसरे नंबर पे। सीधी सी बात है,
5/6, 2/7, 3/13, 5/6, 2/7, 3/13, और ये आ जाएगा आपके पास में मान। अवरोही क्रम ज्ञात करने का बहुत सबसे आसान तरीका आपको यही, अगर आप ये करते हो, इसको ध्यान रखते हो, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्या, कोई संख्या है उसको बाकी बचे हुए दोनों संख्याओं के ऊपर वाले गुणक से, जो अंश होता है, अंश का गुणा 3 × 5, क्या हुआ, 5×3 = 15, 15 से आप दोनों को गुणा कर दो ऊपर नीचे। इस वाले को करना है 3/13 को, तो इन दोनों के गुणा से गुणा कर दो 2/5 से। आप इस तरीके से करके इनका एलसीएम वाला तरीका आप अपना लोगे, और यहाँ पे सबके ऊपर का मान आपके पास में सबका बराबर आ जाएगा, 30 30 30, ऊपर का मान बराबर आ गया, सिर्फ नीचे का मान देखना है। यहाँ 105 है, यहाँ 130 है, यहाँ 36 है। जहाँ 130 यानी सबसे बड़ी संख्या है, नीचे सबसे बड़ी संख्या, तो उसका मान सबसे छोटा आएगा, और नीचे सबसे छोटी संख्या तो उसका मान सबसे बड़ा आएगा। केवल इसको देख करके ही आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो कि अवरोही क्रम क्या है। वरना आपके पास सिंपल सा तरीका क्या है, आप सीधे सीधे भाग दे करके पॉइंटों में भाग निकालेंगे। वहां वो प्रक्रिया इसलिए गलत हो जाती है, जब पॉइंटों में भाग देते तो कई बार वो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तक निकालना पड़ता है। तो वहां थोड़ा सा भी अगर आपने भाग देने में लगभग में मान लिया, ऊपर नीचे मान लिया, तो ये संख्या गलत हो जाएगी और आपके पास में वैसा ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो इसलिए ये वाला तरीका है जो परफेक्ट तरीका आपके फिट बैठता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप अपने जो नेचुरल तरीका होता है भाग दे करके कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीधे से यही पूछा है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। भिन्न आपको दी हुई है 24/25, एक दी 10/11, दूसरी दी 24/25, तीसरी दी 99/100, और चौथी दी, तीसरी दी 68/69, और चौथी दी 99/100। ठीक है, इस तरीके की भिन्न जब आपको दिया जाए तो सीधी सी बात है, सबसे छोटा या बड़ा कुछ भी पूछा जाए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब देखो सब में एक एक का अंतर है, 10 से 11 एक का अंतर, 24 से 25 एक का अंतर, 68 से 69 एक का अंतर, 99 से 100 एक का अंतर, यानी कि सब में एक का अंतर है, सब में एक का अंतर है। आप मान लो कोई और संख्या मान लो यहाँ पे 999/1000, यहाँ पे इस तरीके से कोई संख्या मान लो 1/2, यहाँ भी एक का ही अंतर है। तो आप ये देखोगे कि जिस संख्या के शुरुआती वाली जो संख्या आ रही है, उन संख्या के मान आएंगे आपके पास में बड़े, सॉरी, जिस स्टार्टिंग की जो संख्याएं आएगी उनके मान आपके पास में आएंगे छोटे। जब एक में आप 2 का भाग दोगे आपके पास आएगा 0.5। इसके बाद मान लो 2/3 है, 2 में आप 3 का भाग दोगे तो वही 0.66। इस तरीके से आप 11 में जब 10 का भाग दोगे, या 9 में जब 10 का भाग दोगे आपके पास 0.9, 9 में 10 का भाग दोगे, ये संख्या 0.5, और ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आगे 99 में आप 100 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.99, और आगे दोगे 999 तो ये आपके पास आ गया 0.999। इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है, किसकी तरफ, एक की तरफ, 0 से शुरू होकर के लगभग एक की तरफ ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो आपको ये चीज जब इस तरीके की संख्याएं पूछी जाए, आपको सीधे से मतलब ये पता लग जाएगा कि जो संख्या छोटी है उसका मान भी आपके पास छोटा है। 10/11 है, इसका मान सबसे छोटा है। जो संख्या बड़ी है उसका मान भी सबसे बड़ा है। ये बड़ा बड़ा बड़ा, इनका क्रम यही होता है, ये वाला, इस तरीके से इनका क्रम चलता हुआ जाएगा। तो आप सीधे से इसमें देख के बता सकते हैं कौन से भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटा पूछा है 10 वाली सबसे छोटी 10/11, फिर उससे बड़ी है 24/25, फिर उससे बड़ी 68/69, उससे बड़ी 99/100। इस तरीके का अगर क्रम पूछा जाए, आप कॉमन सेंस से इसमें आराम से कर सकते हैं कि जो संख्या सबसे छोटी है उसका मान सबसे छोटा आता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है मान, तो आप सीधे से इसको कर सकते हैं। ये केवल कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, मान कुछ भी आ जाए, आप इसको देख करके सीधे कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, देख के सीधे टिक करना है, ऐसे मान नहीं निकालने इनके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और ये पूछा गया आपके पास व्याख्याता बढ़ती 2022 में। क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अब इसमें यहाँ पे आपको एक तो दे दिया स्क्वायर में, एक दे दिया पॉइंट में, एक दे दिया बटा में, और एक दे दिया अंडर में। चारों संख्या अलग अलग है। तो मैंने आपको सबसे सिंपल, सबसे पहला तरीका तो ये बताया था, आप भाग दे करके सीधे निकाल सकते हो। आपको सीधे सीधे इनकी वैल्यू निकालनी है और आपको पता कर लेना है। जैसे 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर, सीधी सी बात है, आपको क्या करना है 0.8 इंटू 0.8, 0.8 इंटू 0.8, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो यहाँ पे दो संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा और ये लग गया 0, इसका मान आ गया 0.64। दूसरा आपके पास सीधी सीधी दिया हुआ है 0.45, इसमें कुछ नहीं करना। तीसरा दिया गया है 4/9, 4/9 है,
आप सीधी सी बात है, इसमें आप भाग दोगे भाग दोगे तो आपके पास आएगा 9 चौक 36, पहले तो भाग टूट की 0 पॉइंट, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचा, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, इस तरीके से इसका मान अनवरत चलने वाली वही 0.44444 आ जाएगा। आगे आपके पास ये हुआ अंडर रूट 4/49, अंडर रूट 4/49, इसको कैसे सोल्व करेंगे? अंडर रूट के अंदर 4 है तो इसका मान होता है 2, और अंडर रूट के अंदर 49 है, इसका मान होता है 7, तो ये आपके पास आ गया 2/7। फिर आप इसमें भाग दोगे वही आ जाएगा 7 दूनी, ये आ जाएगा 0.28, और आगे जो भी चलता जाएगा। ये आपके पास इन चारों के मान आए। पूछे कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आपको सीधे से दिख रहा है, यही आपके पास सबसे बड़ी संख्या है 0.64, जो कि 8 का स्क्वायर है, और 0.8 का स्क्वायर। ये करना क्या था, चारों को अलग अलग ही सोल्व करना है, चारों का मान आपको दिया हुआ है, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये आपके पास 2022 में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैथ से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, कोई एक आध क्वेश्चन हार्ड आता है, बाकी देखने की अगर आप सही कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, अगर आप सही मटेरियल पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत आसानी से। देखिए कि आपके पास में आ गया 0.8 का स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन किया, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी। ये क्वेश्चन क्या था, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी थी। ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या किया था, अवरोही क्रम में जमवाया था। ये सब सेम सिमिलर पैटर्न की क्वेश्चन है, और इस तरीके की क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट वही भिन्न वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न सबसे मध्य में आएगी? सबसे मध्य वाला चीज पूछा है, तो सबसे मध्य वाला, अब ये देखो इसमें 1 पॉइंट का 1 बटा में, 1% में, 1 बटा में, तो आप सीधी सी बात है आप इनको सोल्व भी कर लो। जैसे 1/3 है, 1 में आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.333, ठीक है। 31% है, इसका मतलब क्या होता है 31%? मैंने कहा था परसेंट अगर हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा, परसेंट हटाते 100, इसलिए मैंने बीच में एक प्रतिशतता वाला भी हल्का सा बताया था आपको, क्योंकि प्रतिशतता भी देखो यहाँ काम आ गया। अगर आपने प्रतिशतता बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आप कैसे करोगे? 31 में 100 का भाग देंगे, नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया आपके पास 0.31। फिर 3/10 है, 3 में आप सीधे सीधे 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.3, ये सीधे सीधे दिया हुआ ही है 0.313, और इसमें आप 3 का भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3 का भाग दिया तो 303। अब आपसे पूछा है कि मध्य में कौन सी आएगी, अगर आप इनको नंबर से जमाओगे तो सबसे छोटी आ गई ये 0.3, आगे आप चाहो तो जीरो लगा सकते हो, कितने जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान है 0.3 ही रहेगा। तो सबसे छोटी आपके पास आ गई 0.3, फिर आपके पास आ गई 0.3 के बाद में 303, फिर आ गई 0.303, फिर उसके बाद में इससे बड़ी होगी 31, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 के आगे 3 है, फिर आ जाएगा 0.313 नहीं, फिर आपके पास आया इसकी जगह ये 0.31, सिर्फ 0.31, फिर उसके बाद में इससे बड़ी है 0.313, और उससे बड़ी है आपके पास में 0.333, और आपसे पूछा है सबसे बड़ी वाली कौन सी, सबसे बीच वाली कौन सी है, तो ये आ गया सबसे बीच वाली 0.31, यानी कि 31%। कैसे? ये 0.31 है, इसके आगे आप जीरो भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये है 0.310 और ये है 0.313, तो ये बड़ा हो गया, सीधी सी बात है। यहाँ पे 0.3 था और यहाँ पे 0.303 था, इसके आगे आप जीरो भी लगा दोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये है 0.300 और ये है 0.303, यानी कि ये बड़ी हो गई, ये और बड़ी, ये और बड़ी, ये और बड़ी, सबसे बीच वाली ये आ गई आपके पास में। सीधा से इनके मान निकाल करके आपको देखना था बीच वाला कौन सा है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। कभी भी पूछ सकते हैं कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में भी, हमने देखा था कैसे कि 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y है। आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो आप यहाँ इनके फैक्टर कर लेंगे, 225 और 225 की गुणनखंड कर लेंगे आप, और फिर 405 की गुणनखंड कर लेंगे। जब इन दोनों के गुणनखंड करेंगे आपके पास में आया था, शायद इसमें आया था 3 की पावर 6 और 5 की पावर 3, इस टाइप से आया था। तो वही आधार समान तो घाते बराबर, ये देखो
3 की पावर y है और 3 की पावर 6 है, तो आपके पास आ गया था y का मान 6। 5 की पावर x है, 5 की पावर 3 है, तो इससे इसका मान वही, आधार तो समान है तो घातें इनकी बराबर हो जाएगी। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि इनको कैसे करना है। कि आपको फैक्टर करने, इनके गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकाल करके जो इसकी घात है, इन सारे क्वेश्चनों में ज़्यादातर आपके पास में एक्स और वाई जहाँ घातों में दिया हुआ है और सामने कोई संख्या दी हुई है, आपको पहली चीज को देखते समझ जाना है कि आपको यहाँ क्या करना है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जब आप इसके करोगे, और गुणनखंड की जब आपके पास में कोई भी पावर आएगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी पावर आएगी, तो आपके पास में सीधे से पता लग जाएगी 5 और 3 के गुणनखंड बनेंगे, आधार इनके बराबर हो जाएंगे और इनकी घातें बराबर हो जाएगी, तो एक्स का और वाई का मान आपके पास निकल जाएगा। ये क्वेश्चन देखते आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आगे कुछ भी मान पूछा हो फिर हम बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। जब एक्स और वाई का मान हमारे पास आ गया तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखेंगे आगे इसी टाइप की क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैसे 27 की पावर x माइनस वाई बराबर 243 और 7 की पावर x प्लस वाई बराबर 2401। मैंने कहा था सीधी सी बात, इस तरीके की संख्या जब आपके पास पावर में दी हुई और सामने कोई संख्या हो तो आपको गुणनखंड करना है। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27, 27 होता है 3 की पावर 3, उसके बाहर आपके पास में दिया हुआ है x माइनस वाई। ठीक है, आगे आपके पास है 243। अगर आप चाहो तो यहाँ 243 को करके देख लो कि 243, इसको आप फैक्टर जब आप करोगे, ये आ गया 81, ये आ गया 27, ये आ गया 9, ये आ गया 3 और ये आ गया 1। सीधी सी बात आ गई, 243 का मतलब हो गया 3 की पावर 5। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 5। इसी तरीके से आप जब ये इसको सोल्व करोगे आगे, तो आपके पास में क्या आएगा, 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है। हमने देखा था कि x की पावर m इंटू एन, ब्रैकेट की बाहर n है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर mn। हमने देखा था इस तरीके से, जब पिछली क्लास में इस तरीके से हम देख करके आ रहे हैं, तो x की पावर m इंटू ब्रैकेट की बाहर n हो तो x की पावर mn हो जाएगा। तो 3 की पावर 3x माइनस वाई, तो यहाँ हो गया 3 की पावर, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 की पावर 3y, 3 को x से गुणा किया और 3 को y से गुणा किया और इज इक्वल टू 3 की पावर 5। क्या करेंगे, आधार समान तो घातें भी बराबर, यानी कि 3 और 3 समान है, तो यहाँ पे 3x माइनस 3y, इसका मान आ गया हमारे पास में 5। एक तो एक इक्वेशन हमने सोल्व करी है ये वाली। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन करेंगे, ये आप कर लेंगे, इसको मिटा देता हूँ। 343 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 5 गुणनखंड निकाल के। अब हम देखेंगे आगे कि 7 की पावर x प्लस वाई बराबर 2401 है, तो वही 2401 के भी इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। 2401 के गुणनखंड करें, सबसे पहली चीज तो आपको यही पता लग जानी चाहिए कि यहाँ पावर है, हम गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 7 की पावर बनानी है, तो इसका मतलब 2401 भी क्या होगा, 7 की कोई पावर होगी। तो सबसे पहले बिड़ते आप 7 का ही भाग दो, देखते समझ में आ जाना चाहिए कि 7 की कोई पावर होगी, तो 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, 7 दिन 14, कहाँ गया, क्वेश्चन 27 7, हाँ यही होगा, 7 3 21, 7 चौक 28 और 7 3 21, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम 7 का वापस भाग देंगे तो 7 3 21 28, 7 9 63, फिर 7 का देंगे 7 7 49 और 7 का देंगे 1। इस तरीके से हमारे पास में 2401 क्या हुआ, 2401 हुआ 7 की पावर 1 2 3 4, 7 की पावर हुआ 4। लिखेंगे हम इसको ही, 7 की पावर x प्लस वाई बराबर 7 की पावर x प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4। तो यहाँ सीधी सी बात है, आधार समान तो घातें बराबर, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई कि x प्लस वाई बराबर क्या है आपके पास में 4। इसको मिटा देता हूँ, गुणनखंड निकालना आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इससे। ठीक है, अब क्या करना होता है कि हमें दो इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती है तो दोनों इक्वेशन से हमें x और y का मान निकालना है। कैसे, कि आप केवल यहाँ समझ लो, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ तो आप देख लो कि x प्लस वाई बराबर 4 है और यहाँ 3x माइनस 3y बराबर 5 है। इस तरीके से दो इक्वेशन जब दी जाए
तो आपको किसी भी एक इक्वेशन के किसी भी एक वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू के बराबर करनी पड़ती है ताकि वो चीज़ आपस में जोड़ बाकी करने पे कट जाए। जैसे कि हम मान लो कि हमारे पास ये है 3x माइनस 3y बराबर 5। इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना। जब इस तरीके की कोई दो इक्वेशन है, आपको क्या करना है कि एक वैल्यू को आपको काटना होगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 5 है, और यहाँ सिंगल x सिंगल y सिंगल 4 है। आप सोचो कि यहाँ पे y 3 है, यहाँ पे y 1 है। तो आप क्या करोगे कि इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा। इसको 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? इसको 3 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे y 1 है और यहाँ पे y है 3। पूरी इक्वेशन को आप 3 से गुणा करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ कर रहे हो बराबर के इधर और इधर। मैंने बताया था कि बराबर के इधर इधर वही होता है जैसे तराजू में दोनों तरफ आपने कोई समान भार रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कि 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई बराबर 4 तिया 12। ये जब इक्वेशन बन गई तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। अगर हम इनको जोड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो ये आपको पता है ये माइनस का ये प्लस का, और आपके पास ये कट जाएगा, ये कट गया सीधे से। अब आपके पास बचा 3x प्लस 3x, ये आपके पास आया 6x बराबर 12 और 5 17। ठीक है, इसीलिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 6 इधर जाकर के भाग में, तो आ गए 17/6। ये आ गया x का मान। अब x का मान आ गया 17/6, यहाँ आप 17/6 रखोगे तो y का मान भी हमारे पास आ जाएगा 17/6 प्लस y बराबर क्या है 4। तो आप y का मान क्या निकालेंगे, y बराबर 4 माइनस 17/6 पूरा इधर आ जाएगा 17/6, और आप इसको सोल्व कर लेंगे। 6 इसमें एलसीएम लेंगे और 6 चौक 24 माइनस 17, और ये आ गया y बराबर 7/6। x का मान आ गया 17/6 और y का मान आ गया 7/6। ये ठीक है। किया क्या है आपने, जब यहाँ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए 27 की पावर x माइनस वाई बराबर ये, तो आपको सबसे पहली चीज तो क्या करनी है, इनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कितना ही टिपिकल करके दे दे, कितना ही घुमा के दे दे, आपको पता लगना चाहिए कि 243 और 2401 ये भी फैक्टर होंगे। 243 को 3 के फैक्टर में तोड़ना है क्योंकि ये 3 का फैक्टर है, ये भी 3 का फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से 2401 है, ये भी 7 का फैक्टर हो जाएगा और ये 7 का फैक्टर हो जाएगा। आधार समान तो घाते बराबर हो जाएगी, तो घाते बराबर होने से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। एक तो आ गई ये x प्लस वाई बराबर 4, और एक आ गई यहाँ पे 3x माइनस 3y बराबर 5। ये दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशनों को ये सोल्व करना आपको आना चाहिए। दोनों इक्वेशन को आपको बराबर रखना है कैसे भी करके, चाहे आप इसको 3 से गुणा करो, चाहे -3 से गुणा करो, कैसे भी करके आपका एक मान बराबर हो जाना चाहिए ताकि वो कट जाए। विपरीत चिन्हों का ये माइनस के 3y है, ये प्लस के 3y है। आप दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 3y प्लस के 3y से घट जाएंगे, ये तो कट जाएगा। ये आपके पास प्लस के 3x और ये आपके पास प्लस के 3x, ये आ गया आपके पास प्लस के 6x, और ये प्लस के 5 प्लस के 12, तो आपके पास 17। जब आप इसको करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x के मान को उठा के इसमें रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। बस इस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करना है। और इसी तरीके के फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहा आपके पास, ये रहा, ये भी केवल फैक्ट, यहाँ पे सिर्फ फैक्टर वाला क्वेश्चन पूछा, सिर्फ फैक्टर का मान निकाला था x और y का मान। यहाँ पे फैक्टर के करने के बाद में आपसे ये इक्वेशन x और y में ये इक्वेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन का मान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे। इसी तरीके की और क्वेश्चन है। ये आपके पास में दिया गया है कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z है। तो x और y का मान क्या है, x और y का मान हमें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये इक्वेशनों में मान दिया है। इक्वेशनों में मान दिया है, आपको ऑप्शन देख करके समझ में आना है। तो आप क्या करेंगे कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, ये तो आपको दिया हुआ ही है। आप इन सबको मान लो कि कोई एक अचर संख्या, कोई भी एक संख्या है, k x y p q r कुछ भी आप उसके बराबर मान लो। मान लिया हमने ये k है, यानी कि आपको पता लग गया कि 2 की पावर x बराबर आपके पास में क्या आ गया, k की पावर 1। ठीक है, तो आपको एक चीज पता लगनी चाहिए कि 2, अगर आप इसमें दोनों में x का भाग दें पावर में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 बराबर k की पावर 1/x। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे हम x का भाग देंगे, यहाँ भी x का भाग देंगे, दोनों में x का भाग देंगे। या आप समझ लो कि इसकी घात इधर ले गए, या पक्षांतरण कर दिया, या अंडर रूट कर दिया, किसी भी तरीके से मान लो आप x का भाग दिया दोनों की पावर में, तो 2 का मान आ गया हमारे पास में k की पावर 1/x। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है 3 की पावर y बराबर वही k का मान है वही 1। आप
दोनों में y का भाग देंगे, यहाँ पे y का भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ तो बचेगा सिंपल 3, और यहाँ पे क्या बचेगा k की पावर 1/y। ठीक है, ऐसा क्यों किया ये भी बताऊंगा। ये हमारे पास मान आ गया 2 का, 2 का मतलब है k की पावर 1/x, और 3 का मतलब है k की पावर 1/y। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास में दिया हुआ है कि 12 की पावर z, 12 की पावर z दी हुआ है, 12 की पावर z को हम k की पावर 1 मानेंगे। अब 12 के अगर हम टुकड़े तोड़ते हैं, 12 के टुकड़े करते हैं, तो 12 का मतलब हो गया 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 12, और इस पूरे की मान है z, और यहाँ पे भी k का मान हो गया 1। अब आप यहाँ लिखेंगे तो 2 की पावर हो गई 2, और इंटू 3 की पावर हो गई 1, और यहाँ पे वही जेड का भाग देंगे, अगर हम इधर यहाँ पे भी जेड का भाग देंगे और यहाँ पे भी जेड का भाग देंगे तो के का माना जाएगा 1/z। अब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया, कि आप ये देखो कि यहाँ पे 2 की पावर में और यहाँ पे 3 की पावर में कोई संख्या आ गई और के का मान आ गया, यहाँ 3 का मान आ गया और यहाँ 2 का मान आ गया, तो 2 और 3 का मान हमें इन दोनों से मिल गया, इन दोनों से हमें 2 और 3 का मान मिल गया। तो उन दोनों मानों को उठा के जब हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ 2 और 3 में रखेंगे, तो ये संख्याएं आपस में सारी के की पावर 1/x, के की पावर 1/y और के की पावर 1/z, इन तीनों में हमें संबंध निकलेगा, और ये सीधे सीधे संबंध ही पूछा है कि एक्स वाई का मान क्या है। इस संबंध को निकालने के लिए इस तरीके के पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 2, यानी कि 2 का मान हम जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा के की पावर 1/x, और इसका मान आ गया इसकी पावर 2। इसी तरीके से 3 की पावर 1 है, यानी कि के की पावर 1/y, सिर्फ उठा के हमने मान रखा है। और इधर की तरफ हमारे पास क्या बचा है, के की पावर 1/z। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचा है के की पावर 2/x, और पता है कि आधार समान है, घाते मतलब आधार समान है, और ये दोनों संख्याएं गुणा में, तो ये घाते जुड़ जाती है, तो के की पावर 2/x प्लस 1/y, ये घाते जुड़ जाएगी, तो ये पूरा एक पावर में जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा के की पावर 1/z। इस तरीके से जब हो गया, आपको पता है कि आधार समान, ये आधार समान है, आधार समान तो घाते बराबर, अब घाते बराबर कैसे हो गई, तो 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z, ये आ गया आपके पास में। इसको आगे हम और सोल्व करेंगे, तो एक्स वाई हम एलसीएम लेंगे, और ये आप करते हैं एक्स वाई को जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया एक्स वाई, एलसीएम लिया, x से x जाएगा, y को 2 से गुणा करेंगे तो 2 × y। एलसीएम ऐसे ही लिखते हैं कि जब x और y दोनों को एलसीएम लिया तो हम देखते हैं कि x से तो x कट रहा है, बचा हुआ y, जो संख्या बच रही है उसको ऊपर वाली से गुणा करके लिखते हैं, तो y × 2 2y प्लस y से y कट रहा है, अब बचे क्या x, x को ऊपर वाली संख्या x से गुणा करके लिखते हैं, ये 1, ये x बराबर क्या है 1/z, 1/z है। इसको z को ऊपर गुणा करेंगे, x y को इधर गुणा करेंगे पक्षांतरण में, तो हमारे पास क्या जाएगा कि z × 2y प्लस x बराबर हमारे पास में क्या है, बराबर आ गया xy × 1, ये आ गया xy, और हमसे पूछे क्या है xy का मान, और ये xy का मान आ गया हमारे पास, xy बराबर z × 2y प्लस x, z × 2y प्लस x। आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या। ठीक है, ये संख्याएं थी कि 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z बराबर k हमने माना था। अब इस तरीके से हमने तीनों को अलग अलग किया, k को माना तो 2 की पावर x बराबर k, 3 की पावर y बराबर k, और 12 की पावर z बराबर भी k, तीनों को अलग अलग किया, तो 2 का मान आ गया 1/x, 3 का मान 1/y, और 12 के हमने टुकड़े कर दिए 2 × 2 × 3, ताकि इन 2 और 3 की जगह हम ये दोनों मान, 2 और 3 के ये k वाले मान यहाँ पे रख सके। ये सब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सबको 2, 3 और 12 तीनों को हमने एक के की फॉर्म में चेंज करने के लिए, या हमने तीनों को एक के के मान में चेंज कर दिया, के की पावर 1/x, के की पावर 1/y, के की पावर 1/z। जब इस तरीके से चेंज कर देंगे तो आपको पता है आगे जाकर के के कट जाएगा, आधार समान हो जाएगा, इधर भी के इधर भी के, तो घाते बराबर हो जाएगी, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ये घाते बराबर हो गए, घाते बराबर होकर के हम इसमें आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं, ये सीधे सीधे रिलेशन ही पूछा है। एक्स वाई का मान आगे हम सोल्व करेंगे, तो एक्स वाई बराबर जेड की पावर 2y प्लस एक्स। चलते हैं आगे, आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बच रहे थे, और मेरे को पता है कि लास्ट क्लास है तो इसमें सारे क्वेश्चंस लेने जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये,
क्वेश्चन बोलता है कि समीकरण युग्म 3 की पावर x प्लस वाई, ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं कि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है। दिखती सी बात है, आपको पता है जब इस तरीके की इक्वेशन आए, इसको भी 3 में चेंज करना है, इसको भी 3 में चेंज करना है। अब आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसको 3 में चेंज करेंगे तो अभी हमने पीछे करा था, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, सीधे से लिख देंगे इसको। ये हो गया आपके पास 3 की पावर 4। यहाँ 81 3 की पावर 4 है, तो यहाँ भी आप 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। और वही जब बाहर ये m और अंदर n है तो आपस में गुणा हो जाते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को हम सोल्व करें तो आधार बराबर तो घाते भी बराबर, आधार समान तो घाते बराबर होगा। कैसे? x प्लस वाई बराबर 4। एक इक्वेशन तो आपके पास सीधी सीधी ये आ जाएगी। दूसरा क्या है, या 3 की पावर 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 3। ठीक है, इसमें भी वही आधार समान तो घाते, या 3 की पावर 1 मान लो तो घाते बराबर, तो घाते बराबर आपके पास आ गया 4x माइनस 4y बराबर 1। ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब वही जैसे पिछले इक्वेशन में किया कि दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दोनों से आपको x और y का मान निकालना है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी के बराबर रखना पड़ेगा। मान लो हम इसको गुणा कर देते हैं किससे, 4 से। इसको जब हम 4 से गुणा करते हैं तो आपके सीधे सीधे सॉल्यूशन में क्या आएगा कि 4x माइनस 4y बराबर 1। ये तो एक इक्वेशन हो गई। इसको 4 से गुणा करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा 4x प्लस 4y बराबर 16। अब वही दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखो एक चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस की 4y, ये प्लस की 4y, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये जुड़ने पे जीरो हो जाएंगे। ऐसे मान लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आपके पास हो गया 8x प्लस के, ये प्लस का, ये प्लस का, तो आपके पास हो गया 17। अब जब आप x का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 17 के नीचे जाकर के 17/8। x का मान आ गया 17/8, इसको आप रखोगे वापस से इसमें तो आपके पास आ जाएगा 17/8 प्लस y बराबर 4। y का मान आप निकालोगे 4, ये पूरा इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 17/8, एलसीएम लोगे तो 8 चौक 32 माइनस 17, और ये आ जाएगा आपके पास 15/8। y का मान 15/8, 17/8 और 15/8, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, और ये तो पूछा गया था 2020 में, नहीं ये नहीं, ये पूछा गया 2022 में। सिमिलर, बिल्कुल एकदम A to Z सेम है, वही क्वेश्चन है, वही दो घाते दी हुई है, मान ही अलग अलग किया है बस। यहाँ पे 3 की पावर थी, यहाँ 7 की पावर थी, आखिर में दो इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशन से x और y का मान पूछा। और आप देखो यही क्वेश्चन दोबारा 2018 में भी पूछा गया था। 2018 में वही दो इक्वेशन आई, x की और x y की मान पूछा है, दोनों इक्वेशनों को रखा और x और y का मान आपने निकाल लिया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं। आप अथा कुछ भी पढ़ लोगे, किसी भी किताब से उठा करके आप पढ़ने लग जाओगे तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहे। चैप्टर बहुत बड़ा होता है, नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा होता है, बहुपद भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप हर कुछ पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे। क्वेश्चन भले आप 100 कर जाओ, लेकिन 100 की जगह आप वो 10 क्वेश्चन अगर काम के करते हो और उसमें से आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेहद आसानी से इनको कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को वहाँ पे एग्जाम में कर देंगे। सिर्फ मान चेंज होता है, क्वेश्चन इसी तरीके से करना होता है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते आगे, ये देखो एक और बार ये क्वेश्चन, और ये पूछा गया 2022 में, वापस से वही क्वेश्चन आ गया। और इसको देखोगे आप, इसको अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। कैसे? 3 की पावर 2x माइनस 10, और ये 3 की पावर यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 10, और यहाँ 81 का मतलब हो गया 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 1/9 को क्या लिख सकते हैं आप? 1/3 का स्क्वायर, यूँ लिख सो 3 का स्क्वायर। इसको भी 3 की पावर में चेंज करेंगे जब सबको 3 में कर रहे हैं तो, या 3 की पावर 2x माइनस 10 है इंटू यहाँ पे 3 की पावर क्या है, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8x माइनस 12। और यहाँ पे 3 की पावर नीचे 1/3 की पावर 2 है, तो इसको हम ऊपर, जब ऊपर आएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 2, ऊपर आकर के -2 हो जाता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। जब 1/m की पावर n है, या m की पावर कुछ भी है x है, तो ये ऊपर आकर के m की पावर -x हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -2। अब आप देखेंगे वही
आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, सबसे पहले तो ये घाते जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 2x माइनस 10 प्लस 8x माइनस 12, और यहाँ आपके पास बराबर 3 की पावर माइनस 2। फिर आपस से वही देखेंगे, आधार समान तो घाते बराबर, घाते बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2x और 8x का मतलब हो गया 10x। फिर यहाँ माइनस के 10 और माइनस के 12 का मतलब हो गया माइनस के 22, और बराबर आपके पास आया माइनस का 2। आधार कट गया, 3 से 3 कट गया, घाते बराबर हो गई, सिर्फ हमने घाते घाते लिख दिए सोल्व करके। 10x माइनस के 22, माइनस के 22 इधर जाएंगे, जब इधर की तरफ आ जाएंगे तो ये प्लस के 22 हो जाएंगे, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस के 22 हो गए, तो यहाँ आपके पास में बचा 20। इधर कर देता हूँ कि 10x बराबर आपके पास बचा 20, और x का मान आपके पास में क्या बचा 20/10 यानी कि 2। और इसने x का ही मान पूछा तो x का मान आ गया आपके पास 2, है ना। सिमिलर क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन और ये पूछा गया 2022 में। आप देखिए, अब इसमें इक्वेशन नहीं पूछी, सीधा मान पूछा है। इस तरीके के आपके पास में 4-5 क्वेश्चन आ गए। ये वाला देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ। इसको हटा देते हैं, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये हमने देखा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, ये वाला, जब यहाँ 2 इक्वेशन दी हुई थी, ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पे भी हमने दो इक्वेशनों को सोल्व किया था, और ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला जो हमने पिछली क्लास में देखा था। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके के फैक्टर वाले अभाज्य गुणनखंडों के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब आपके पास में एक और क्वेश्चन था जो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन कैसे, कि ये बोलता है 3 अंकों की संख्या 4x 3 है, 4x और 3 कोई 3 अंकों की संख्या है, और एक दूसरी 3 अंकों की संख्या है जिसका मान है 984। ये हो गया 984। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ये इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास प्राप्त होता है कि 13y7, 13y7, ये कुछ हमारे पास में प्राप्त होता है। अब ये बोल रहा है जो कि 11 से विभाजित है। अगर आपको 11 से विभाजन का रूल पता है तो आपको पता होगा कि विषम स्थानों पे अंकों का योग माइनस सम स्थानों पे अंकों का योग बराबर या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, यानी कि 7 और 1 8, 7 प्लस 1 माइनस 3 प्लस वाई, ये 11 से विभाज्य है, नहीं सॉरी, 7 प्लस 3 माइनस वाई प्लस 1, ये आपके पास में या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11। अब यहाँ आपके पास में 7 और 3 10, 10 में से आप घटाएंगे y माइनस 1, और ये आपके पास या तो 0 या 11, इन दोनों में से कुछ आना चाहिए। तो 9 माइनस वाई बराबर 0 या 11। अब 9 में से आप कुछ भी घटाओगे तो वो 11 तो आ नहीं सकता, तो ये तो आपके वैसे ही खत्म हो गया कि ये 11 तो नहीं आ सकता। अब आपको सीधी सी बात पता लगी कि 9 में से आपको कुछ घटाना है और आपके पास बचना चाहिए 0। तो 9 में से क्या घटाएगी 0 बचे, आप बहुत आसानी से बता देंगे कि वाई का मान आ गया आपके पास 9। 9 में से जब 9 घटाएंगे तो आपके पास 0 बचेगा। ये विभाजन के रूल से 11 से विभाजित होती है, तो आपको पता लग गया वाई का मान तो आ गया 9। वाई का मान 9 आ गया, आप सीधे से इसको कर लेंगे कैसे कि 13, वाई का मान 9 आ चुका है, वाई की जगह हमने रख दिया 1397। इसमें से आप इन दोनों संख्याओं का योग 1397 हो रहा है, तो 1397 में से आप इस वाली संख्या को जब आप घटा देंगे तो बची हुई संख्या आ जाएगी। 1397 में से हम घटा देंगे 984, और आपके पास में आ जाएगी 3 1, हाँ ये आ गया आपके पास 413। तो आपको सीधे से समझ में आ गया कि यहाँ y का मान तो आ गया 9 और x का मान आ गया 1। यहाँ x का मान मिसिंग था और यहाँ y का मान मिसिंग था, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई क्या है। तो x प्लस वाई जब हमसे पूछा है तो x प्लस वाई बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। यहाँ हमसे y का मान 9 आ गया और यहाँ पे x का मान 1 आ गया, और x प्लस वाई बराबर आगे मेरे पास आ गया 10। ये हम कर लेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपको 11 से विभाजन का रूल पता है, नहीं भी पता तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, पर ऑप्शन से करना थोड़ा जटिल हो जाएगा। आप सीधे से 11 से विभाजन का रूल पता है तो इनमें से इसको माइनस करने पे आपके पास आना चाहिए या तो 0 या 11। 11 यहाँ पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है 0 आएगा तो 9 में से 9 घटाएंगे तभी 0 आएगा, तो y का मान तो 9 आ गया, ये y तो आ गया आपके पास में 9। और इसी तरीके से x का मान आपके पास आ गया कितना, जब इस संख्या में से इसको घटा दिया तो x का मान आ गया आपके पास 1। 1 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा है कि 27
2720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है। और ये भी पूछा गया फर्स्ट ग्रेड 2020 में। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछिए, भाजकों की संख्या हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बहुत आसानी से किया था। इसको क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करने इसके 27,720, इसके आपको गुणनखंड करने। गुणनखंड अगर आप करेंगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, 2 से करा तो 2 3 8 6 0, फिर 2 से करा 6 9 3 0, फिर 2 से किया तो 3 हाँ 4 6 5, फिर हमने 5 से किया तो 5 9 3, फिर 3 से किया तो 1, फिर 3 से किया 3 7 21, 3 7 21, फिर हमने क्या किया 7 से किया तो 11, और 11 से किया 1। यह हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर तो 3, फिर आया हमारे पास 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2, फिर यहाँ पे हमारे पास आया 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। इस तरीके से ये फैक्टर आ गया आपके पास अभाज्य गुणनखंड। और आपको पता है कि जितने इसके अभाज्य गुणनखंडों में टोटल नंबर्स होंगे, यानी कि एक तो है 2, एक है 3, एक 5, एक 7 और एक 11, इस तरीके से 5 अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य संख्या 5 है, 2 3 5 7 और 11। तो आपको पता लग जाएगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ये लीजिए, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने बिल्कुल थ्योरेटिकल वाली क्लास बिल्कुल आसान ली है तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हो गया। तो इसका मतलब नंबर सिस्टम के आज हमने कम से कम 12-13 क्वेश्चन किए हैं जो पिछली संख्याओं पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। और वो कोई भी क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, सिर्फ आप इसको एक बार देखोगे तो आपको दोबारा वो करना आ जाएगा। पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस कई तरीके के आते हैं, लेकिन आते सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन है। अभाज्य भाजक आपसे पूछ लिया, 2 संख्याओं में आपके पास में मान निकालना पूछ लिया, ये एक विभाजन के रूल से पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, विभाजन के रूल के अलावा ये भी हमने किया है। फिर ये आपके पास में फैक्टर का मान गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड के बाद में बराबर में रखिए, और आपको पता है कि आधार समान तो घाते बराबर, बहुत आसानी से आप कर लोगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको थ्योरी भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। आप लगातार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, लगभग 5 क्लासों में हमने लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए। इनको भी आप अगर दोबारा करते हो तो आपके पास में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी तरीके से आज हमारा नंबर सिस्टम यही कंप्लीट होता है। तो ठीक है, अगर आप, और ये औसत की थोड़ी थ्योरी हमने बताई थी क्योंकि औसत के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो औसत भी आज हमने थोड़ा सा देखा था। तो आपने देखा कि नंबर सिस्टम में हमने देखा कि इकाई की संख्या, औसत, शून्य की संख्या, फैक्टर वाले क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड, भाजकों की संख्या, इस तरीके के कई इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सारे फैक्ट याद है तो आप इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब इसमें सारे फैक्ट एक दूसरे से जुड़ते हुए चलेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पद है बहुपद, और बहुपद की हम फिर से एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम करते आ रहे हैं, पहली क्लास थ्योरी की बिल्कुल आसानी से 0 लेवल से होती हुई चलेगी, और उस पहली क्लास में ही आपको इतनी आसानी से बहुपद समझ में आएगा जैसे आपने कभी नहीं समझा होगा। बहुपद इस तरीके से समझ में आएगा कि आप देखेंगे पहली क्लास को करने के बाद में आपके एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरीके के आते हैं। आप बहुपद में और किसी भी क्लास में देखोगे, आप कहीं भी किसी बुक में देखोगे तो बहुपद में बहुत बड़ा मटेरियल होता है, लेकिन उस पूरे मटेरियल को छोड़ के जिस तरीके की हम क्लास करेंगे, आपको सिर्फ वो क्लास देखने से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, सीधे क्वेश्चन करना है। सीधे क्वेश्चन करोगे, यहीं के यहीं आप इसको क्वेश्चन के मान आ जाएंगे। मान करके आप देखोगे कि बहुपद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन क्वेश्चन करना बहुत आसान होते हैं। तो थ्योरेटिकल नहीं चल करके उसमें हम चलेंगे सीधे प्रैक्टिकल, सीधे यहीं पे क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे साथ लगातार चलते रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए। और आपको कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई भी बात है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से। तो जय हिंद, जय हिंद।